पंजाब के किसान नेता सतनाम सिंह अजनाला और मंजीत राय, जिन्होंने साफ कहा कि सरकार ने किसानों की मांगें मान ली हैं और अब 4 दिसंबर को आंदोलन वापसी पर फैसला हो सकता है। सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए 5 एक्सपर्ट्स के नाम मांगे। पंजाब की 32 जत्थेबंदियों ने अपनी तरफ से 5 नाम फाइनल भी कर लिए, जिन पर 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में मुहर लग सकती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार ने चिट्ठी भेजी है, जिसमें किसानों से मुकदमे वापस लेने को कहा गया है। यूपी के किसान नेता राकेश टिकैत कुछ अलग बात कह रहे थे। टिकैत अभी भी आंदोलन जारी रखने की बात करते हैं। किसानों के साथ सरकार बातचीत आगे बढ़ा रही है। उधर संसद में मामला माफी पर अटक गया है। संसद में आज जो हुआ वो भी किसानों के मुद्दे से शुरू हुआ था। सरकार, संसद और किसानों के बॉर्डर की इस कंप्लीट पिक्चर को समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। Decided to speak on floods in Andhra Pradesh. I will hear you, Kesava, later. The comment, they have got every right to walk out. आज का शब्द है माफी। वो माफी मांगे जो गलत काम, गलती किसी से भी हो सकती है। जब गलती होती है तो बड़प्पन इसी में है कि आप उस गलती का एहसास करते हुए क्षमा मांग सकते हैं। सभी इंडिविजुअल मेंबर जो गलती किया है, जो अपराध किया है, उन लोगों ने ओपन हाउस में माफी मांगना चाहिए। यहाँ कोई जमींदार या राजा नहीं है कि हम बात बात में इनको पैर पकड़े और माफी मांगे। संसद की गरिमा को शर्मसार करने की कोशिश थी। संसद की गरिमा को शर्मसार करने के बाद भी शर्मिंदा ना होना, वो इस बात का प्रमाण है कि ये कोशिश करते रहे कि हुड़दंग, हंगामा, हाथापाई के हीरो बन जाएं। माफी तो उनको मांगना चाहिए। माफी तो उनको मांगना चाहिए। हर कोई माफी की बात कर रहा है, माफी कौन मांगेगा, ये बड़ा सवाल बन गया है। माफी पर बात अटक गई है, संसद की गाड़ी ठहर गई है, सरकार माफी पर अड़ी है और विपक्ष माफी मांगने को तैयार नहीं है। माफी मांगना किसी कमजोरी की निशानी नहीं है, माफी मांगने में कोई ईगो की बात नहीं है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हैं। जब नरेंद्र मोदी माफी मांग सकते हैं तो कोई भी माफी मांग सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल जाकर माफी मांगी थी। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अगर संसद की गरिमा गिरी है तो माफी मांगने में क्या आपत्ति है। माफी मांगने की बात कोई नेता नहीं कह रहा, बल्कि देश के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति का ऑर्डर क्लियर है, माफी तो मांगनी पड़ेगी। पेपर फाड़ सांसदों को खेद तो जताना पड़ेगा। लेडी मार्शल का गला पकड़ने वाले को सॉरी तो बोलना पड़ेगा। संसद का गेट तोड़ने वाले को प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, वरना विपक्ष के 12 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सदन से बाहर बैठना होगा। विपक्ष को सोच विचार करने के लिए पूरे 1 दिन का वक्त मिला है, मगर विपक्ष ने टकराव के रास्ते पर चलना तय किया है। राहुल गांधी एंड टीम कहती है कि सरकार अहंकारी है, दूसरी तरफ सरकार कहती है वो सभी सांसदों को सदन में देखना चाहती है, लेकिन सभापति का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये प्रस्ताव इस सदन में पारित किया है। सदन का निर्णय है कि 12 एमपी जाए, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि ये पूरा सदन चाहता है कि सब हमारे माननीय सदस्य भाई बहन आए, सदन की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले। वो माफी मांगे जो गलत काम, गलती किसी से भी हो सकती है। जब गलती होती है तो बड़प्पन इसी में है कि आप उस गलती का एहसास करते हुए क्षमा मांग सकते हैं। 12 सांसदों को किसी व्यक्ति से माफी नहीं मांगनी, माफी किसी नेता या मंत्री से नहीं मांगनी, माफी सदन से मांगनी है। अगर माफी मांग ली जाए तो संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू हो सकती है, रुके हुए बिलों पर चर्चा हो सकती है, देश के जरूरी काम निपटाए जा सकते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, हम भी बिना अपोजिशन हम चलाना नहीं चाहते हैं। हमको कंस्ट्रक्टिव सजेशन चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए हम ओपन है। हम कभी भी, जब लास्ट टाइम मानसून सत्र चला तब भी हमने बिना चर्चा चलाने का हमारा कोई मकसद नहीं था। इवन एज ए पार्टी ऑल्सो आवर पार्टी इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी इन दिस कंट्री। मैं आपका अनुमति है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, एज फार एज आई हैव द इंफॉर्मेशन, अपोजिशन हैज बाइकॉटेड फॉर ए डे
तो इसीलिए अगर वो कल आ रहे तो लेट अस वेट। हम सरकार इंतजार करने के लिए तैयार है। हम ये डिस्कशन जो डैम सेफ्टी बिल का डिस्कशन है हम कल ले सकते हैं। राहुल गांधी किसी सीन में नहीं है, ना तो वो राज्यसभा के मेंबर हैं, ना तो उनको सस्पेंड किया गया है। विपक्ष उनको नेता भी नहीं मानता, फिर भी राहुल लाइन लेने में सबसे आगे हैं। राहुल कहते हैं किस बात की माफी। राहुल के ट्वीट की यही लाइन राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं। खड़गे ने पहले उपराष्ट्रपति से मुलाकात करके सस्पेंशन रद्द करने की डिमांड की, फिर सदन में आए तो चेयरमैन के डिसीजन पर ही उंगली उठा दी। अब ऐसे में उपराष्ट्रपति माफ करे तो कैसे करें? I request you, sir, and no, we came to your house, and sir, 1 minute, we all members came to your house. We requested you to revoke it, and it has been done selectively. There are some members nothing to do with this, and this incident happened in last session. How can you take this? You try to mislead the house, you disturbed the house, you ransacked the table, and you also throw the papers on the chair, and also you have got, some of them have gone onto the table, and then you are giving me lessons. You are giving me lessons. You are giving me lessons. So this is not the way. It was the motion was moved, it was approved, action is taken, it is final. If the members who have committed this sacrilege against the house, they have not expressed any remorse. On the other hand, they are justifying. And so I don't think the appeal of the leader of opposition is worth considering. I am not considering it at all. आप अपनी सीट पे जाके बैठिए। पिछले 2 दिनों से संसद नहीं चल पा रही, संसद में कोई बहस नहीं हो रही। विपक्ष के सांसद सदन में कम और गांधी जी की प्रतिमा के आगे ज्यादा नजर आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ने राज्यसभा में एक्शन लिया, लोकसभा में भी उसका रिएक्शन दिख रहा है। फ्रैक्शन पॉलिटिक्स है, सिचुएशन क्रिटिकल है, इसका समाधान है, लेकिन सवाल वहीं आकर अटक जाता है, माफी कौन मांगे? विपक्ष अब तक गलती नहीं मान रहा, इसलिए गतिरोध टूटता नहीं दिख रहा। आगे कैसे ये नहीं होगा, इसकी एक सर्वदलीय चर्चा हो सकती है, चेयर के साथ हो सकती है, हमारे आपस में हो सकती है। आगे कैसे सदन, आखिर सदन को तो दशकों तक, वर्षों तक चलना है, कैसे अच्छी तरीके से चले, इसके बारे में भी एक सहमति बन जाए तो मैं समझता हूं कि सरकार भी तैयार है इसमें पुनः विचार करने के लिए। लेकिन माननीय सदस्यों को अपने यहाँ पे क्षमा मांगना, और क्षमा सिर्फ चेयर की नहीं, क्षमा इस पूरे सदन की और देश की क्षमा मांगनी चाहिए जिस प्रकार का उन्होंने हरकत की। उपराष्ट्रपति ने जिन सांसदों को निलंबित किया है, उन्होंने 11 अगस्त को सदन में हंगामा किया था। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में मार्शल बुलाने पड़े थे, लेडी मार्शल को चोट पहुंचाई गई थी और सदन का गेट तोड़ा गया था। संसद की सिक्योरिटी ने इसकी लिखित कंप्लेंट दी थी। कांग्रेस की छाया वर्मा और फूलन नेताम ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। कांग्रेस की फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा ने कागज फाड़कर चेयर पर फेंके। तृणमूल की सांसद डोला सेन ने जबरदस्त धक्का मुक्की की और सदन में कांच तोड़ा। सैयद नासिर हुसैन और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने कागज फाड़कर फेंके। रिपुन बोरा ने एलईडी स्क्रीन निकालने की कोशिश की थी। ये सभी ऐसे सांसद हैं जिनके बारे में पहले भी नेगेटिव रिपोर्ट थी। वो सदन की के खिलाफ और इस बार उपराष्ट्रपति ने हार्ड डिसीजन लिया है। 11 तारीख को आखिरी दिन था सेशन का। कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत ही खराब तरीके से यहाँ पे व्यवहार किया। कोई सदस्य लेडी मार्शल्स को अटैक कर रहे हैं, कोई सदस्य एक मेल मार्शल की गले को पीछे से ऐसे लिटरली वांटिंग टू स्ट्रैंगुलेट हिम। कोई माननीय सदस्य आपके लेफ्ट में जो टेबल है उस पर करके एलईडी स्क्रीन तोड़ने की कोशिश कर रहा था। 2 माननीय सदस्य यहाँ पे, एक सदस्य दूसरे सदस्य के गले में पट्टा बांध के और यहाँ घूम रहे हैं। एक्चुअली कॉटन की रोप थी, देख के डर लगता था, खास तौर पे क्योंकि जब वो दूसरी सदस्य एक बार यहाँ अनकॉन्शियस हो चुकी थी। माननीय प्रहलाद जोशी जी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और मैं, हम बाहर आ रहे थे तो हमें आने नहीं दिया आपके चेंबर से हमारी कुर्सियों तक। 4-5 सदस्यों ने पेपर्स और फाइल्स फाड़ फूड़ के चेयर के ऊपर, टेबल ऑफिस पे
फेंकने का काम किया। ये जिस प्रकार की घिनौनी हरकतें, विस्लिंग, हूटिंग, कोई 2 सदस्य यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग ले रहे थे और वो वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर जाके यूट्यूब पे दिखा रहे हैं। निलंबित सांसदों में सबसे ज्यादा कांग्रेस के सांसद हैं, इसलिए कांग्रेस ही नो माफी कैंपेन को लीड कर रही है। सरकार की डिमांड है कि निलंबित नेता माफी मांगे। विपक्ष का कहना है कि माफी तो किसी भी कीमत पर नहीं मांगेंगे। सरकार का पक्ष है कि विपक्ष ने मर्यादा तोड़ी। विपक्ष कहता है कि सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है। सरकार कहती है कि कार्रवाई नियमों के तहत हुई। विपक्ष का आरोप है कि संसदीय नियमों का पालन नहीं हुआ। सत्ता पक्ष का दावा है कि एक्शन सदन के प्रस्ताव पर हुआ। विपक्ष का कहना है कि हंगामा पिछले सेशन में हुआ तो एक्शन अब क्यों लिया गया। ये तो लास्ट सेशन में हुआ और लास्ट सेशन में जो होता है वो कॉज ऑफ एक्शन इस सेशन में नहीं करते। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि कानून के तहत भी गलत है सस्पेंड करना, और जो हुआ है उसके लिए हम बोले कि इसको रिमूव करो। होता है डेमोक्रेसी में इमोशनली कोई बात करता है, इसका मतलब ये नहीं कि जो उसको फुल सेशन के लिए सस्पेंड किया जाए। जो निलंबित सांसद हैं वो अगर माफी मांग लें तो फिर माफी कोई नहीं मांगता। मैं पिछले सदन में जो हुआ, आज की तारीख में जब नए सत्र शुरू हुए हैं, इस समय क्या पिछले सदन की अगर कोई भी शिकायत रहे, कोई भी गैर कानूनी काम रहे, कोई भी रूल के मुताबिक नहीं काम हुए, तो उसके लिए क्या सजा इस सदन में किसी को भुगतने को देखे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चल रहे हैं। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये आज की सरकार की ये एक नया तरीका है हम सबको डराने की, धमकाने की और हमारी बात रखने का जो अवसर मिलते हैं उसको छीनने की ये एक नया तरीका अपनाते हैं आज की सरकार ने। माफी को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने की जुगत भिड़ा रहे हैं। संसद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के आगे प्रोटेस्ट करने में तो सारे दल साथ आ जाते हैं, लेकिन कहीं और मीटिंग बुलाते ही राहुल की लीडरशिप पर सवाल उठने लगते हैं। टीएमसी ने राहुल की मीटिंग का बॉयकॉट किया। राज्यसभा में पूरे विपक्ष ने वॉकआउट किया, लेकिन लोकसभा में फूट सामने आ गई। यहां टीएमसी, एसपी और बीएसपी के सांसद सदन के अंदर ही बैठे रहे। यूपीए में शामिल दल तो राहुल के सपोर्ट में आ जाते हैं, लेकिन दूसरे दल कन्नी काट लेते हैं। राहुल गांधी ट्विटर पर ही विपक्ष को सारे डायरेक्शन दे देना चाहते हैं, जो तो विपक्ष जाके संकल्प लेते हैं। क्या संकल्प आप लेते हैं, क्या जनता को मैसेज देना चाहते हैं? और इसलिए इस प्रकार का जो आप जनता की समस्याओं को लोकतांत्रिक ढंग से उठा सकते हो, लेकिन अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपना करके आप तानाशाही प्रवृत्ति स्वयं अपनाते हो। स्वयं तानाशाह आपके रग रग में तानाशाह भरा हुआ है। तभी तो इमरजेंसी आपके पूर्वजों ने लाया था देश के अंदर। तो क्या माना जाए कि हंगामा होता रहेगा? कोई राहुल गांधी ने साफ कर दिया है, विपक्ष की बैठक में साफ हो गया, दोनों सदनों में ऐसे हंगामा चलता रहेगा। यही है उनकी मंशा, यही है कि संसद को नहीं चलने देना, सरकार के अच्छे कामों को और बराबर इग्नोर करना। संसद में विपक्ष से कुश्ती तय है, मगर किसानों से दोस्ती होती दिख रही है। सिंघू बॉर्डर के पास बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। आज कुछ बड़े संकेत आए। खबर है कि पूरे 1 साल बाद किसान आंदोलन खत्म होने की कगार पर है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से एक दिन पहले 32 जत्थेबंदियों ने सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर मीटिंग की, जिसमें सरकार के लिए पॉजिटिव मैसेज निकला। आज 2 डेवलपमेंट हुए। नंबर 1, केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए 5 प्रतिनिधियों के नाम मुख्यमंत्रियों को किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का प्रस्ताव भेज दिया। एमएसपी ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੰਗੀ ਸੀ कि ਸਾਨੂੰ 5 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, पर उसकी 5 नाम डिसाइड तो कर लेंगे पर फाइनल 4 तारीख को होंगे। जो किसान मोर्चे की मीटिंग है, हाँ, उसमें भेज देंगे। ये है किसकी तरफ से ये संदेश आया है कि 5 लोगों के नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। 1 दिसंबर बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी। मीटिंग दिसंबर को होगी। पंजाब नेता जिन
दिल्ली आए थे, उनमें से लगभग सभी मांगे मान ली गई हैं। इसलिए 4 दिसंबर को आंदोलन वापसी का संपर्क में है। पास सरकार के 2 प्रस्ताव आए सी, टिकैत साहब को कहना चाहते हैं। एक प्रस्ताव आया सी कि हम जो डायरेक्शन दे रही है सभी प्रांतों को, मुख्यमंत्रियों को, वो आपसे बात करके मुकदमे को वापस लेंगे, जैसा खट्टर साहब ने कल को बुला लिया है। हमें ये भी मालूम है राजस्थान में सभी केसों को इकट्ठा किया जा रहा है। इसी तरह प्रस्ताव हमारे पास आया है, टिकैत साहब को शायद नाम मालूम हो कि आप 5 नाम संयुक्त किसान मोर्चा भेजे। उस पर हमने आज गौर किया है। 32 किसान जथेबंदियों में कुछ प्रपोजल नहीं है, उसमें यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है और प्रांत हैं। देवेंद्र शर्मा जी है, इसी तरह सुच्चा सिंह गिल है, रणजीत सिंह घुमन है, इसी तरह राज्यपाल जी भी अच्छे एक्सपर्ट हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही किसान आंदोलन वापसी के संकेत दे चुके हैं। अब शनिवार को अमरिंदर सिंह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मीटिंग करने वाले हैं। ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है कि किसान संगठनों के साथ अमरिंदर सिंह के रिश्ते अच्छे हैं, यानी संकेत पूरे हैं। बॉर्डर पर किसानों से बातचीत चल रही है, नतीजा बहुत जल्द निकल सकता है। ममता बनर्जी इस वक्त मुंबई के सियासी दौरे पर हैं। थोड़ी देर पहले ही ममता बनर्जी और आदित्य ठाकरे के बीच मुलाकात हुई। आदित्य ठाकरे के साथ संजय राउत भी थे। ममता बनर्जी का प्लान उद्धव ठाकरे से मिलने का था, लेकिन उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक न होने की वजह से आदित्य ठाकरे ने उनसे मुलाकात की। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में ममता ठहरी हुई हैं और इसी होटल में आदित्य ठाकरे ने जाकर उनसे मुलाकात की। ममता बनर्जी 3 दिन के दौरे पर हैं। कल शरद पवार से उनका मिलने का कार्यक्रम है। आज मुंबई पहुंचने पर सबसे पहले ममता सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची, दर्शन किए। उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया, जिसके बाद 4 धाम और उससे जुड़े 51 मंदिरों से सरकार का दखल खत्म हो जाएगा। आने वाले सत्र में उत्तराखंड सरकार इसके लिए अधिनियम लाएगी। देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का था। इस फैसले के बाद उत्तराखंड में आंदोलन शुरू हुआ था। धामी सरकार का यह फैसला कितना पुजारियों का हित में है और कितना सियासी उनको फायदा पहुंचाएगा, समझिए इस रिपोर्ट से। सात 735 दिन का आंदोलन खत्म हुआ। पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का फैसला पलटा। उत्तराखंड का देवस्थानम बोर्ड भंग हुआ। सरकार को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद और आशा करते हैं सरकार को इसका लाभ मिलेगा। आने वाले समय में सरकार को काफी लाभ मिलेगा। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम समेत 51 मंदिर आजाद, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है 2 साल कहां थे, चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए देवस्थानम बोर्ड भंग किया जा रहा है। जो आगे आने वाले चुनाव हैं उनमें आसन्न हार से भयभीत सरकार का फैसला है। सरकार अपने अहंकार में थी
और उन्होंने 2 साल तक बिल्कुल अनसुनी की। और जब उनको लगा कि इससे जनमत बहुत खिलाफ हो रहा है और उनको हार स्पष्ट दिखाई देने लगी, तो उन्होंने सोच करके कि शायद इससे कुछ उनको राहत मिल जाए, ये देवस्थानम बोर्ड भंग करने का फैसला लिया है। मगर उनको कोई राहत मिलने नहीं जा रही है। देवस्थानम बोर्ड भंग करने के डिसीजन की टाइमिंग और मंशा पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस इलेक्शन कनेक्शन बता रही है, लेकिन पंडा पुजारी कुछ और कह रहे हैं। सरकार बदलती रही, यहाँ सीएम बदलते रहे, काल और परिस्थिति घड़ी बदलती रही। वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उनको कम समय मिला, कम समय में बड़ा काम करके इन्होंने दिखाया। जैसे भी मुख्यमंत्री जी ने जो ये देवस्थान बोर्ड भंग किया है, सभी जो है भाजपा के साथ खड़े हैं। और जो भी अब भाजपा को ये मेरा मानना है कि इससे बहुत फायदा हो जाएगा। और जितने भी लोग हमारे जो है पंडा समाज, संत समाज, सभी जो है भाजपा के साथ है और भाजपा का समर्थन करेंगे, क्योंकि ये जो बोर्ड है इससे जो है सभी लोगों में जो है ये बात आ गई है कि भाजपा जो बोलती है वो कार्य करती है। अब इस निर्णय में कितनी पॉलिटिक्स है और कितना पुजारियों का हित, इसे समझने के लिए देवस्थानम बोर्ड की हिस्ट्री समझना होगा, जिसमें सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को देवस्थानम बोर्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और इसको लेकर विवाद क्या उठा। वैसे तो कंट्रोवर्सी की शुरुआत इसके ऐलान के साथ ही हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साल 2019 के श्राइन बोर्ड की तर्ज पर चारधाम देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला लिया था, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत प्रदेश के 51 मंदिरों का प्रबंधन सरकार करेगी। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बावजूद सरकार ने सदन से विधेयक पारित कर अधिनियम बनाया। चार धामों के तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी आंदोलन पर उतर आए, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही। पुरोहित के विरोध की असली वजह क्या थी, वो आपको बताते हैं। पुजारियों की चिंता इस बात की थी कि चार धाम देवस्थानम बोर्ड के जरिए हिंदू धर्मस्थल मंदिरों पर सरकारी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। बोर्ड की स्थापना से पहले तक पुरोहित ही इन मंदिरों की देखभाल करते थे। मंदिरों में दिए जाने वाले चढ़ावे का जिम्मा भी पुरोहितों के हाथों में होता था। दरअसल बोर्ड के गठन के बाद से मंदिरों की जिम्मेदारी पुरोहितों के हाथों में थी, लेकिन मंदिरों में होने वाले चढ़ावे का जिम्मा सरकार के हाथों में चला गया। बोर्ड के गठन के बाद सरकार हर चढ़ावे का ब्यौरा रखने लगी थी। पुजारियों को इस बात का डर था कि बोर्ड के जरिए सरकार मंदिर की संपत्ति को भी कब्जे में कर सकती है। दरअसल देवस्थानम बोर्ड बनाने के पीछे उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मंशा कुछ और थी। वो चाहते थे कि उत्तराखंड के जितने मंदिर हैं उन्हें एक सिस्टम के तहत लाया जाए, ताकि मंदिरों में जो लाखों करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है उस पैसे का इस्तेमाल उत्तराखंड के विकास कार्यों के लिए किया जा सके। लेकिन जैसे ही ये फैसला हुआ, उत्तराखंड के पुरोहितों ने इसे हिंदू धर्म में दखल के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। हालांकि हकीकत यह थी कि यह धर्म पर संकट नहीं, बल्कि वहां के पुरोहितों के अर्थ पर संकट था। हालांकि बोर्ड ने काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद पुरोहितों को यह बात समझ में आ गई कि जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, वहां पर सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। हुआ भी वही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।